हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ समीर अहमद। एम्बिशन साइंस कैंपस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़े थे। आवर्त सारणी वाला, उसके बेस पे हमने रासायनिक केमिकल रिएक्शन पढ़ी और केमिकल रिएक्शन के आधार पर हमने क्या पढ़ा, एसिड बेस और सॉल्ट। अब हम केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि डिमांड्स कुछ बायोलॉजी की आ रही है। तो हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 है। वैसे तो आरबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, इसमें ह्यूमन सिस्टम है। ह्यूमन सिस्टम को भी स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम। अगर किसी आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में किसी में भी अगर ह्यूमन सिस्टम नाम से चैप्टर है तो वो इसको आराम से आसानी से देख सकता है और समझ सकता है। ये मेरी गारंटी है कि आप इजी वे में इस चैप्टर को समझ जाएंगे। लोग कहते हैं बायोलॉजी रटनी पड़ती है, लेकिन 10th क्लास की बायोलॉजी ऐसी नहीं है जो रटी जाए, सिर्फ समझना है। क्योंकि आप अभी समझने की स्टेज पर हो। रटने की स्टेज वहाँ होती है जहाँ बड़ा सिलेबस होता है, भाई किस किस को पढ़े किस किस को छोड़े, तो वहाँ एक स्क्रैमिंग की आदत पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ नॉलेज की आवश्यकता है जो हमें आगे तक समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। ये बायोलॉजी का सिस्टम है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ पहले, ह्यूमन सिस्टम होता क्या है, मतलब मानव तंत्र क्या है। सबसे पहली चीज़ हम सबको ये समझनी है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल या उसका स्मॉलेस्ट भाग क्या है, कोशिका, मतलब सेल। ये आप सब जानते हो कि हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी जानते होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी जानते हैं कि हमारे शरीर की सारी सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। इंग्लिश में इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है, सेल। कोशिकाओं का जब समूह, कोशिकाओं का समूह, लेकिन समूह कैसा, समान। जैसे आपका हृदय है, हृदय में जो कोशिका है वो कोशिका एक जैसा वर्क करेगी, हार्ट बीट का वर्क करेगी। ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कोशिका है वो डाइजेशन का काम करेगी। एक्सक्रेटरी का जो सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र का, उसमें उत्सर्जन का कार्य करेगी। तो जब समान कोशिकाएं आपस में एक जैसा कार्य करती है, बिल्कुल समान कोशिकाएं, तो मिलकर किसकी संरचना का निर्माण करती है, ऊतक। किसकी, ऊतक। और आप जानते हो कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, ऊतक। ठीक है। ऊतक आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, एक अंग का। देखो, हमने कहा हृदय की जो ऊतक है, हृदय कोशिका है, वो एक साथ वर्क करेंगे, समूह बनाएंगे तो ऊतक बनाएंगे। ऊतक से हम उसको क्या बोलेंगे, हृदय। ये तो कहेंगे आप, ये तो कहेंगे हृदय में कोशिका कौन सी है, ऊतक कौन सी है, ये तो बताएंगे। उसी प्रकार ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है शरीर। क्या बनता है, अंग से क्या बनता है, अंग। अब सारे अंग बन गए, अब सबका कार्य अलग अलग है, तो वो एक सिस्टम से चलता है। हर अंग का एक सिस्टम है, उससे क्या बनता है, तंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम, और तंत्र से बनता है आपका पूरा शरीर। ये आपका जो ह्यूमन बॉडी है, इनको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। समझ में आ रहा हो, ये जो आपका शरीर है उसकी सबसे संरचनात्मक छोटी कोशिका क्या, छोटा भाग क्या है, कोशिका। कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, ऊतक। ऊतक से क्या बनते हैं, अंग। अंग से क्या बनता है, तंत्र। हृदय का सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। आमाशय का सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तंत्र से बनता है शरीर। क्लियर बात है। यहाँ पर आपके पास में 2 चीज़ें, क्योंकि आपने कोशिका पढ़ी हुई है, ऊतक पढ़ा हुआ है, अंग आपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आपको ये चीज़ें पढ़नी।
ठीक। और आपकी जो बॉडी में जो तंत्र पाए जाते हैं वो कौन कौन से, वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं। आपके शरीर में जो तंत्र पाए जाते हैं उनको मेनली हम देखते हैं। सबसे पहला, अब बात आती है कि लड़के स्टूडेंट से पूछो तो कहीं का कहीं घुसेड़ देते हैं, फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन भूलना नहीं हो पाएगा जब मैं आपको तंत्र बताऊंगा, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो कहाँ से शुरू होगा, हेड टू टो, सर से लेकर पाँव तक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने 9th क्लास में या 8th क्लास में मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़े होंगे। वो एक तंत्र के अंतर्गत आते हैं जिसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे बोलते हैं CNS। और अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्लियर। सेकंड आगे बढ़ेंगे हम, तो हेड से आगे आएंगे। हेड से आगे कहाँ आएंगे, सांस लेने में। और सांस लेने को लिए बोलते हैं श्वसन तंत्र, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक के नीचे आता है मुंह। और मुंह से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद में, भोजन ग्रहण करने से लेकर निकालने तक, मतलब डाइजेशन करने तक या एक्सक्रीट करने तक, वो सिस्टम कौन सा कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे कहते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। फोर्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप सब जानते हो भोजन पचने के बाद में आपको एनर्जी देता है, पता है आपको। वो जाता किसके माध्यम से है, शरीर की सारी कोशिकाओं तक कैसे एनर्जी पहुंचती है, रक्त के माध्यम से। तो अगला टॉपिक क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम पढ़ते हैं हृदय व रक्त। क्योंकि हृदय और रक्त का दोनों का आपस में क्या होता है, संबंध होता है। फिफ्थ, रक्त का परिसंचरण हो गया। परिसंचरण के बाद में आप उसको सीधे उत्सर्जन करेंगे, उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर। 6, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास में ही एक पाया जाता है जिसे कहते हैं जनन तंत्र, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है आपको, है तो बता दीजिए, ठीक है। 7वां, आपने अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ पढ़ी होंगी, पढ़ी, तो वहाँ पे तंत्र एक और आता है, अंतःस्त्रावी तंत्र, जिसमें क्या आती हैं, ग्रंथियाँ। बताइए, ये आपको सिस्टम याद करने की ज़रूरत है क्या? आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या है और क्या नहीं है। हमारे शरीर में कौन, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सिर में कौन कौन चीज़ है, खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क है, मस्तिष्क के पीछे मेरुरज्जु, ठीक। वो किस में आएगा, तंत्रिका तंत्र में आएगा। वैसे वो पार्ट किसमें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिका। वैसे परिधीय तंत्रिका तंत्र भी होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी होता है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद में श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, हृदय व रक्त को अध्ययन किया जाता है इसमें, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, अंतःस्त्रावी तंत्र है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो तंत्र लेंगे वो लेंगे पाचन तंत्र। कौन सा लेंगे, पाचन तंत्र।
तो सबसे पहले तंत्र हम शुरू करेंगे अब। हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पाचन तंत्र। मैंने आपको शरीर के सारे सिस्टम के बारे में बता ही चुका हूँ। उसके बाद में हमें स्टार्ट करना है पाचन तंत्र। ये मैंने फ्लो डायग्राम बनाया। क्या बनाया? फ्लो डायग्राम। इस फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? मुंह से, मतलब माउथ। माउथ के बाद पूरा पार्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब लेकिन क्या करते हैं बच्चे, कुछ क्या करते हैं कि एग्जाम में पूछा गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताइए, तो बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहले कोई भी मन मर्जी उठा लेते हैं। यकृत याद है यकृत उठा लिया, अग्नाशय याद है तो अग्नाशय उठा लिया, आमाशय याद है तो आमाशय उठा लिया। नहीं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे 10th क्लास के सिलेबस के आधार पर हो, हमें ही समझने आनी चाहिए सबसे पहले कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखना चाहिए कि पाचन तंत्र में जो डाइजेस्ट सिस्टम शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? टेकिंग ऑफ फूड। टेकिंग ऑफ फूड, और टेकिंग ऑफ फूड से एक्सक्रीट करना। क्या करना? एक्सक्रीट या आउटटेक। या आउटटेक हो शरीर में भोजन लेने से और बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? पाचन। अब ये होता कैसे? तो भाई आउटटेक और इनटेक होगा कैसे? तो वो चीज़ हमें समझने के लिए हम एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट को आप समझें। देखिए, डाइजेशन जब शुरू होता है तो सबसे पहले जो हम भोजन लेते कहाँ? मुंह में दो चीजें होती हैं। एक तो होती है जीभ, और एक होता है दांत। जीभ और दांत मुंह में भोजन जाने लगते हैं। क्या करते हैं? जीभ तो होती है लाल, तो जीभ से जो लाल स्रावित होती है वो लाल भोजन को लसलसा बनाती है, चिकना बनाती है, जो कि उसकी लुगदी बनाने में सहायक। लुगदी भी मतलब जो हम भोजन लेते हैं उसको हम अच्छे से चबाते हैं, लाल के द्वारा वो भीगता है। भीगने के बाद में वो हमारे गले के अंदर जाता है। और ग्रासनाल हमारी छोटी सी होती है। हम इतना बड़ा कवर लेते हैं कि तोड़ के उसको इतना सा कर लेते हैं, फिर वो हमारे गले में आसानी से चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जीभ में जो लाल होती है वो लाल से श्लेष्म पदार्थ स्रावित होता है। वो श्लेष्म स्रावित होने के बाद भोजन को लसलसा बनाता है। मैं वीक वाइज पढ़ेंगे, इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। अभी आपको समझाने के बाद दांत होते हैं भोजन को चबाने वाले। अब दांत के प्रकार के हमने पढ़े हो, चबाने वाले, कुतरने वाले, ठीक है, काटने वाले, वो सब दांत आते हैं। इसके बाद जो भोजन कहाँ जाएगा? हमारे गले से पहले एक पार्ट पड़ता है जिसे कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स कहाँ होती है? समझने वाली बात। हमारे जो गला होता है, इस गले में जब आगे जाते हैं हमारे कंठ, इस कंठ के एक तरफ ग्रसनी पाई जाती है और एक तरफ श्वास नली पाई जाती है। ग्रसनी का काम होता है कि जब भोजन जब जाता है तो श्वास नली में ना जाके, जब श्वास नली में चला जाएगा तो भोजन की बनाता है, क्या होगा? श्वास लेने में दिक्कत है। तो वहाँ पे भोजन किसमें जाता है? ग्रसनी में। और जो कंठ होता है, यहाँ पर एक ढक्कन होता है घाटी, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, वो एपिग्लोटिस श्वास नली के द्वारा बंद हो जाए, जिससे कि भोजन ग्रसनी में ही जाए, किसमें नहीं जाए? श्वास। ये बात क्लियर? ग्रसनी से अटैच होता है ग्रासनाल। क्या अटैच होता है? ग्रासनाल। ग्रासनाल को आप ग्रंथ में क्या कहते हैं? एसोफेगस। एसोफेगस एक पतली सी नली होती है, बिल्कुल पतली सी। इसमें भोजन जब जाता है तो लुगदी नुमा जाता है, तो लुगदी नुमा यहाँ पे फिसलता हुआ जाता है। अब फिसल वाली चीज हमारे गले में हमेशा क्या स्रावित करेगी? बताएं। श्लेष्म। क्या स्रावित होगा? श्लेष्म। और आज पढ़ा भी होगा श्लेष्म में ग्रंथि। क्या है श्लेष्म? एक ग्रंथि।
श्लेष्म के द्वारा भोजन लुगदी के माध्यम से उस ग्रास नाल में रिश्ता हुआ नीचे तक चला जाता है। ग्रास नाल से आगे भोजन गए, ग्रास नाल में कोई पाचन क्रिया अभी तक पाचन क्रिया शुरू नहीं हुई। ग्रास नाल में जाने के बाद वो सीधा किससे जुड़ता है? आमाशय। किससे? आमाशय। आमाशय एक जे आकार का, जे आकार की शेप जो हमारे ग्रास नाल से अटैच होता है। इस आमाशय से पाचन क्रिया शुरू होती है। आप जानते हैं जो आमाशय होता है इसको हम स्टोमक कहते हैं, लेकिन लोग इसे क्या कहते हैं? उदर या पेट। पेट पूरा नहीं होता। ये आमाशय छोटा सा पार्ट है जो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड से होता हुआ राइट हैंड तक जाता है। इस आमाशय में क्या पाया जाता है? बताया जठर। क्या पाया जाता है? जठर। लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है। क्या होता है? HCl क्या है? हम एसिड हमने चैप्टर पढ़ा था, कुछ चैप्टर में एसिडिक एसिड। एसिड का काम क्या होता है? जो भोजन हमने लिया उस भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाने का, मतलब उसके नेचर को एसिडिक करने का कार्य करता है। अगर नेचर एसिडिक हो जाए, एसिडिक होने से इस भोजन के साथ में जो सूक्ष्म कण आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव भोजन के साथ संक्रमित करने वाले, ये HCl उस संक्रमण से हमें बचाता है। तो एसिड क्या होता है? पावरफुल होता है, तो उस संक्रमण से हमें बचाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टॉयलेट क्लीनर में HCl यूज होता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो HCl से मर जाते हैं। वही यहाँ पर क्लियर बात। अभी इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको डिटेल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ फूड के इनटेक से लेकर आउटटेक। क्लियर? इसके बाद आमाशय से भोजन कंप्लीट हो गया। अब आमाशय जब भोजन जाएगा किसमें जाएगा? बताइए। आमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत। अब ये छोटी आंत में सबसे, अगर आपसे पूछे पाचन का सबसे ज्यादा योग कहाँ होता है, पाचन क्रिया सबसे अत्यधिक कहाँ होती है, तो आप क्या आंसर देंगे? छोटी आंत। क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आमाशय से जो भोजन निकला वो कहाँ जाएगा? छोटी आंत। आमाशय के ऊपर की तरफ एक छत्रीनुमा आकृति आपको दिख रही है, जिसे कहते हैं यकृत। और आप जानते हो यकृत क्या काम करता है? पाचन। तो किसी व्यक्ति की अगर पाचन क्रिया खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स उसे लीवर टॉनिक देते हैं। लीवर टॉनिक मतलब यकृत को सही रखने वाला टॉनिक। और यकृत को मुख्यतः पाचन का प्रमुख अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आसानी से हो जाता है, प्रोटीन का पाचन भी आसानी से हो जाता है, लेकिन वसा का पाचन आसानी से नहीं होता। यदि लीवर ना हो तो वसा का पायसीकरण होगा ही है। पायसीकरण का मतलब होता है जो भोजन हमने किया उसमें वसा थी, उसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? लीवर। लीवर की वजह से वसा टूटती है छोटे छोटे कणों में, और वो छोटे छोटे कणों में होते हुए कहा जाती है छोटी आंत। तो यकृत भी अपने द्वारा स्त्रावित रस को सीधा किसमें डालता है? छोटी। इस छोटी आंत में ही आमाशय के नीचे की तरफ, आमाशय के नीचे की तरफ एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं अग्नाशय, अर्थात पैंक्रियाज। अग्नाशय भी एक ग्रंथि है, आपने पढ़ी होगी, अंत्यस्त्रावी ग्रंथि। इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर में शुगर के लेवल को बनाया जाता है, शुगर के लेवल। ठीक है, डायबिटीज नहीं होती उससे। अगर इसका लेवल बढ़ जाता है शुगर का तो डायबिटीज हो जाता है। इस अग्नाशय का काम ये दोनों प्रकार की चीजें हैं। एक तो ये पाचन में भी कार्य करता है और अंत्यस्त्रावी ग्रंथियों का भी कार्य करता है। पाचन में कार्य करने के लिए अग्नाशय से भी एक रस निकलता है, वो रस सीधा किसमें जाता है? छोटी आंत। तो देखिए छोटी आंत में आमाशय से जठर रस है, यकृत से कौन सा रस आएगा? पित्त रस, मतलब बाइल जूस। ठीक है। अग्नाशय से आएगा अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस। ओके ना? तो पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और गैस्ट्रिक जूस,
ये तीनों जूस किसमें आते हैं? छोटी। हाँ, तो मेनली आमाशय का जो जनरस है वो लीवर के द्वारा ही तुरंत क्षारीय कर दिया जाता है, क्योंकि एसिडिक नेचर से भोजन का पाचन नहीं होता, तो वो घातक हो सकता है। उसके प्रभाव को कम करने के लिए आप जानते हो लवण हो या क्षार। पित्तरस क्या है? लवण, इसे पित्त लवण भी कहते हैं। ये पित्त लवण HCl का जो नेचर है उसको क्षारीय कर, लवणीय कर देता है, क्षारीय कर देता है। अग्नाशय का जूस उसको क्षारीय कर देता है। वो दोनों ही तीनों रस कहाँ रहते हैं? छोटी आ। अब देखिए छोटी आंत से, छोटी आंत से कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और बड़ी आंत से भोजन का पूरा पाचन होने के बाद और जल का अवशोषण होने के बाद ये सीधा कहाँ पे जाके भोजन इकट्ठा हो जाता है? मलाशय। कहाँ इकट्ठा हो जाता है स्टूडेंट्स? मलाशय। और मलाशय में जाने के बाद हमारे भोजन के इंटेक से लेकर आउटटेक की प्रक्रिया तुरंत चालू हो जाती है। इसे हम कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। और इस सिस्टम को पूरा इंटेक से लेकर आउटटेक तक की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया? क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये प्रक्रिया है कि फिगर में आप देख सकते हो, समझ सकते हो मैंने क्या क्या बनाया है। इसको आप नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद में इसको देखें जिससे कि आपका प्रोसेस ईजी हो। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना है और हम कल वापस स्टार्ट करेंगे। जो हमने टॉपिक लिए हैं इन पूरे टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। मुंह क्या होता है, मुंह में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि पाचन करने का भाग कहाँ शुरू होता है, किस किस में पाचन रस पाए जाते हैं। ठीक है, तो भोजन का जो पाचन है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों के लिए मेन। इनका पाचन कहाँ कहाँ होगा ये भी इम्पोर्टेंट। इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना है, तो क्लास लंबी हो गई तो आपको समझना है। और कल से हम वापस स्टार्ट करेंगे। फिगर योगा रहेगा। हम इस प्रोसेस को फ्लो चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। कहाँ भोजन कहाँ से कहाँ जाता है, क्यों? क्योंकि तभी हम उसको क्या कहते हैं? सिस्टम। और सिस्टम हमें पता है तो इजी में हम ये लिख सकते हैं कि हमारे तुरंत दिमाग में आएगा मुंह से लेकर भोजन जाएगा वहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा, लास्ट में कहाँ निकलेगा, वो प्रक्रिया हमें पता है। तो एक एक के बारे में अगर मान लो कोई लाइन हो तो हम एक लाइन से सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना है और अपनी तैयारी सही रखें, पढ़ते रहें और हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें जहाँ तक हो सके। ओके गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना है। घर पे रहें और स्वच्छ रहें।